Hello, I myself Rajendra Kumar. I have done BTech in Electronics and Communication from WITS, Ranchi University. I have been more than 20 years of experience in teaching like NEET, JEE Mains, Advanced etc. आज का टॉपिक ये है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाए तो उसकी मोशन क्या होगी, किस तरह की होगी। तो ये लेक्चर 7 है और इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैंने 6 लेक्चर अभी तक लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो YouTube पर जाएं, राजेंद्र सर फिजिक्स सर्च करें, वहाँ आपको मेरा सारा पुराना वीडियो मिल जाएगा और आप इसके पुराने सभी वीडियो को देख सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए कहीं इसमें चार्ज Q, ये चार्ज Q जिसका मास m है फ्री छोड़ दिया गया है, तो इस पर फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअली ये बेसिक फार्मूला से आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी। फोर्स पर यूनिट चार्ज, ओके। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज को रखा गया है, स्मॉल Q चार्ज को रखा गया है, तो उस पर फोर्स लग रही है, वो मान लेते हैं F, ओके। तो यहाँ से F फिजिकल टू क्या हो जाएगा QE, ओके। अगर फोर्स लग रही है और नेट फोर्स एक्ट कर रहा है QE, तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा। तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ओके। तो फोर्स हो जाएगा QE बाई मास ऑफ दैट पार्टिकल। ये हो गया एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मान लीजिए Q चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इसकी मूवमेंट किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ऑपोजिट साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज पर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज रहने पर सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ मूव करेगा। हालांकि मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स की इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक्सेलरेशन भी इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस ओर QE बाई M, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस डायरेक्शन में इधर की ओर, ये हो जाएगा QE बाई M, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन निकालने का आसान तरीका मैंने बता दिया, वो क्या होगा QE बाई M। तो आप बिहेवियर अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं मोशन के बारे में। तो हमारे पास काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशन है उसको फ्रीक्वेंटली हम यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो मान लेते हैं U दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मास दिया हुआ है और चार्ज की वैल्यू दी हुई है, तो वहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन QE बाई M, और वो एक्सेलरेशन इसमें पुट करके V की वैल्यू निकाल सकते हैं आफ्टर टाइम t। सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो A की तो वैल्यू यही होगी,
ओके, और बाकी टाइम दिया रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट एस निकाल सकते हैं। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इससे भी एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट s निकाल सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं कंसिडर करता हूँ, यहाँ देख लें। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। यूनिफॉर्म करने का मतलब हुआ कि हर पॉइंट पर, हाँ किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, इसलिए यूनिफॉर्म कहा गया है। ओके, आप समझ गए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब? हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगा। तो एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज q है, रेस्ट से रिलीज किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो मान लेते हैं पार्टिकल को एक पॉइंट पर रिलीज किया गया था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। एक्सेलरेशन क्या होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये चार्ज, इसका मास मैं मान लेता हूँ, चार्ज m मान लेता हूँ, मास m मान लेता हूँ, ठीक। तो एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगा, ये हो जाएगा QE बाई m। ओके, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? इस साइड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ओके, मान लेते ये B तक आते आते इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो इस v की वैल्यू क्या होगी पहले ये निकाल लें हम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। तो v तो पता लगाना पड़ेगा आफ्टर टाइम t, जब रिलीज किया गया था। तो ये फर्स्ट इक्वेशन यूज करें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया गया था, प्लस ए हमने अभी निकाला है QE बाई m और टाइम t दिया हुआ है t। तो यहाँ से v स्क्वायर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर बाई m स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ से निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलिए यहाँ निकाल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और v स्क्वायर कितना आया है? Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर, Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर बाई m स्क्वायर। तो एक तो m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या बच जाएगा? E स्क्वायर Q स्क्वायर T स्क्वायर बाई 2m। इसका मतलब ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। तो देख लिया आपने कैसे यूज करेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन को। यहाँ पर खासियत सिर्फ यही है कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो एक्ट कर रहा है पार्टिकल पर, और फोर्स अगर किसी पार्टिकल पर एक्ट करता है तो न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार एक्सेलरेट होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सेलरेट अलोंग द फील्ड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट मूव करेगा, तब रिटार्डेशन एक्ट करेगा उस पर। अब यहाँ पूछा है कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन की चार्ज क्या होती है? प्लस E। ओके, और कोई इलेक्ट्रॉन है, इसकी चार्ज कितनी होती है? माइनस E। माइनस इस सेंस में लिखा गया मैग्नीट्यूड तो सेम होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज
पार्टिकल होता है। आर प्लेस इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब मैं बता ही चुका हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस किया गया है। तो पहला ऑप्शन है, चारों में से ऑप्शन सिलेक्ट करना कौन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, गलत बात, गलत है ये। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन किधर की ओर मूव करेगा, इधर की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन किधर की ओर मूव करेगी, जो माइनस नेगेटिव चार्ज है। और प्रोटॉन क्या था, पॉजिटिव चार्ज, तो ये किधर मूव करेगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल होती है तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए ये पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं। मान लीजिए प्रोटॉन के कारण निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, और इधर इलेक्ट्रॉन के कारण, तो प्रोटॉन के कारण फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन प्रोटॉन, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालनी है तो ये हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, क्यू ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन, और ये क्यू ई हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा, राइट। तो फोर्स ऑन प्रोटॉन क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू ई बाई एम पी, सॉरी एम पी तब तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसको नहीं कंसिडर करना है, इसको हटा देते हैं, सिर्फ हमें फोर्स कंसिडर करना है जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ पी इज इक्वल टू ई ए, क्योंकि क्यू पी प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्लस ई। अब ये डायरेक्शन देखें, दोनों का सेम होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में प्रोटॉन की मूवमेंट है। अब इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स देखते हैं क्या होगा, ये प्रोटॉन पर था, तो इसमें एफ ई फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ये जो है सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्यू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए, और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का। फोर्स क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर की ओर जाएगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, और इसमें इस साइड जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। मैग्नीट्यूड लेंगे तो एफ पी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई, दैट इज इक्वल टू ई ई, बट डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। बट एफ पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ई, राइट। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, नहीं, ये गलत हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल, यस मैग्नीट्यूड इक्वल है, ई ई के बराबर है,
ये है मैग्नीट्यूड। तो ये ट्रू ऑप्शन है। हालांकि हम सही को ऑप्शन पता चलिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप दूसरे ऑप्शन को भी देखें कि गलत क्यों है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन टिल्ट करके कोई और क्वेश्चन बना के देगा तो समझने में आसानी रहेगी। जैसे थर्ड ऑप्शन है देयर एक्सलेरेशन विल बी इक्वल, तो ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी भी बताया कि एक्सेलरेशन किधर की ओर, जिधर की ओर फोर्स एक्ट करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, ये गलत होगा। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, तो एक्सेलरेशन भी मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m मास होता है। तो प्रोटॉन की मास ऑफ प्रोटॉन इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास डिफरेंट है तो एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब आगे देखें ये क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is thrown at a speed u against a uniform electric field E. The distance traveled by it before coming to rest. तो इसमें ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, लेकिन पार्टिकल को थ्रो किया गया है इसके ऑपोजिट, मान लेते हैं u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। तो वेलोसिटी u क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा क्योंकि फोर्स इस पर, एक्सेलरेशन इधर की ओर है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, ये पार्टिकल कितना था, चार्ज q, मास m है। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, QE बाई मास m, और ये इस डायरेक्शन में रहेगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है। मतलब ये समझ ले कि एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर की ओर है। तो ये डिसेलरेट, रिटार्डेशन का काम करेगा यहाँ एक्सेलरेशन। धीरे धीरे मान लेते हैं ए पॉइंट पर थ्रो किया गया था और बी पॉइंट तक आते आते ये स्टॉप हो गया। जब स्टॉप हुआ तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो निकालना है। ओके, यहाँ से अच्छा, टाइम इसमें नहीं दिया है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करें जिसमें टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो अब v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो u स्क्वायर तो है, ठीक, u स्क्वायर प्लस 2a, a कितना हो गया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस QE बाई m इंटू डिस्टेंस s। तो यहाँ से डिस्टेंस s क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएं आप, यहाँ देखें डिस्टेंस s क्या हो जाएगा, u स्क्वायर m u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2QE। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे बढ़ें, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन इन वर्टिकल डायरेक्शन विद वेलोसिटी v0 इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E। कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, उसे वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है विथ वेलोसिटी v0। मतलब ये हुआ कि कोई एक पार्टिकल है वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया गया v0 वेलोसिटी से। ओके, इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, हॉरिजॉन्टल है। ओके, एज्यूमिंग
द ग्रेविटी फोर्स टू बी नेग्लिजेबल, यानी ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है, यानी इसे जीरो कंसिडर करेंगे। तब क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाई पार्टिकल। तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा, चलिए ये नेक्स्ट पेज में करा देते हैं। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले दो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बताता है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बताता है। ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस का है और ये डायरेक्शन वाई एक्सिस है। अब एक पार्टिकल को मान लेते हैं, ये ओरिजिन मान लेते हैं। यहाँ से इसकी मास कितना है q, चार्ज कितना है q और मास m है। इसको वर्टिकली अप v0 वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। तो अब x और y कोऑर्डिनेट लिखे, x डायरेक्शन में क्या हो रहा है वो देखेंगे और y डायरेक्शन में क्या हो रहा है ये देखेंगे। y डायरेक्शन, ओके। तो x डायरेक्शन में ux इनिशियल वेलोसिटी है, यस v0। एक्सेलरेशन है इसमें a नहीं, ये x डायरेक्शन का ये नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब फिर से देखें, ux इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन नहीं है, 0। एक्सेलरेशन यस है, ये कितना हो जाएगा QE बाई m। तब ये हो गया, इसका मतलब ये पार्टिकल जो है इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन a है जिसकी वैल्यू ये है। फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स QE इधर की ओर एक्ट कर रहा है। तो यही फोर्स क्या करेगा, इसे एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होगी QE बाई m। अब y डायरेक्शन में देखें, uy इनिशियल वेलोसिटी कितना है v0, ay एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन उसे यहाँ नेग्लेक्ट करना है इसलिए 0 हो गया। अब क्या होगा आप खुद सोच के बताएं। v0 से पार्टिकल जा रही है, ठीक। ये मान लेते हैं एट एनी टाइम पार्टिकल यहाँ है। v0 से अगर सिर्फ v0 होता और कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो v0 से लगातार जो है वर्टिकल डायरेक्शन मूव करते रहता, लेकिन अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक। एक्सेलरेशन QE बाई m है हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो ये क्या करेगा, थोड़ा ऊपर मूव करेगा, थोड़ा इधर मूव करेगा। यहाँ वेलोसिटी धीरे धीरे गेन होगी। टाइम t इक्वल टू 0 पर तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 है। टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 0 है, लेकिन बाद में वेलोसिटी आफ्टर टाइम t एट टाइम t सो है वेलोसिटी कांट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होगी। तो उस वेलोसिटी के कारण ये धीरे धीरे हमारे ख्याल से इस तरह से एक्सेलरेट करते हुए जाएगा पार्टिकल। तो अब दोनों इक्वेशन यूज करके देखते हैं कि इसके पाथ का इक्वेशन क्या होगा। सबसे पहले y डायरेक्शन को ही आप कंसिडर कीजिए। sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay/t², ओके। तब यहाँ से sy क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पार्टिकल जो यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये मान लेते x ये इसके कोऑर्डिनेट xy हो गई यहाँ पर। आफ्टर टाइम t कुछ तो होगा, एट टाइम t। तो इसके लिए हम आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती है आफ्टर टाइम t, ओके। तो ये हो गया, मान लेते हैं इसकी x डायरेक्शन आफ्टर टाइम t, सॉरी x डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से ड्रॉ करें यहाँ तक, ये कितना हो गया y।
ओके, तो यहाँ से एस वाई कितना हो गया, वाई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई हुआ आफ्टर टाइम टी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वी जीरो, तो वी जीरो इंटू टी, और बाकी क्या हो गया, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है। तब यहाँ से टी क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू वाई अपॉन वी जीरो, ओके, वी नॉट। तो y अपॉन वी नॉट जो है टाइम हो गया। तो x जब ये पार्टिकल मान लेते ये पोजीशन O है और यहाँ P पॉइंट पर पहुँचा, तो P पॉइंट पहुँचने पर डिस्प्लेसमेंट x हुआ और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y हुआ। तो अब x को कैलकुलेट करें हम, तो एस वाई इक्वेशन यूज, एस एक्स यूज करें, इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक्स इन एक्स डायरेक्शन, यू एक्स क्या है, जीरो है, बट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना है, मैंने कितना निकाला था, क्यू ई बाई एम, तो एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तब इसको इक्वेशन 2 मान लें, इसको इक्वेशन 1 मान लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, x इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई वी जीरो स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई वी जीरो स्क्वायर। तो यहाँ से x कितना हो गया, क्यू ई बाई 2m वी जीरो स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। तो ऑब्वियसली x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब पैराबोला होगा, पैराबोला, और ओपन अप होगा, मतलब ऊपर की ओर होगा, इस तरह से इसकी बनेगी ये पाथ। इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, ये होगा, अच्छा एक चीज और ध्यान देने की बात है कि क्यू ई एम वी नॉट सभी पॉजिटिव है, इसलिए पैराबोला अप होगा, ये पैराबोला अप ओपन कंडीशन में होगा। आंसर देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये पैराबोला हो गया, क्यू ई 2m वी जीरो स्क्वायर, क्यू ई 2m वी नॉट स्क्वायर, राइट। अब आगे बढ़ें, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m and charge q is placed on a smooth horizontal surface which terminates in a vertical wall। कहने का मतलब है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये, और यहाँ से पार्टिकल, यहाँ पर एक स्मूथ प्लेट पर पार्टिकल रखा हुआ है, ये स्मूथ प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन जाकर फाइनली एक वॉल पर जाकर एंड होती है। ओके, ये वॉल है, वर्टिकल वॉल, यहाँ पर एंड होता है। द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड क्लॉक इज डी, डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है, ब्लॉक और इसके बीच कितना है, डी। आगे फिर दिया है डिस्टेंस के बाद ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टेड टुवार्ड्स द वॉल, मतलब वॉल के तरफ, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली स्विच्ड ऑन। तो
तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होने के बाद धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी और एक वेलोसिटी के साथ जो है इसको कोलिजन होगा। यहाँ पर ये जाकर ब्लॉक का कोलिजन होगा। तो इसमें स्विच्ड ऑन एज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन, ये कोलिजन जो हुआ उसे इलास्टिक कोलिजन मानना है। तो द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग कोलिजन, तो टाइम पीरियड क्या होगा रिजल्टिंग कोलिजन का, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक, तो ऐसा करें कि यहाँ पर इसका मतलब ये ऑसिलेट करेगा, कैसे करेगा, ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है, तो मैं पहले बता रहा था इसमें एक्सेलरेशन क्या एक्ट कर रहा है पहले। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जिसके साथ ये वॉल की तरफ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा A = QE बाई मास m। जब ये इधर जाएगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। मान लेते हैं ये पोजीशन A मान लेते हैं, वॉल पर जहाँ कोलाइड करता है वो पोजीशन B मान लेते हैं। तो VA क्या है 0 और VB इज नॉट इक्वल टू 0, इट हैज सम वैल्यू, नॉट इक्वल टू 0 इट हैज सम वैल्यू। तो VB इक्वल टू मान लेते हैं V। अब ये इससे टकराएगा एक्सेलरेट करते हुए तो कोलिजन होगा। तो कोलिजन होने पर क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन है तो जिस वेलोसिटी से कोलाइड करेगा सेम वेलोसिटी से रिटर्न होगा। याद रखना इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या होता है, जिस वेलोसिटी से कोलिजन होगा वो फिर उसी वेलोसिटी से वापस टर्न होगा। ओके, मान लेते हैं कोलाइड किया था वेलोसिटी v से, तो रिटर्न भी वेलोसिटी v से होगा, क्योंकि आपको और बता दें आगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक टर्म होता है, जे बताता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मान लेते हैं v है, इसको v डैश फिलहाल समझने के लिए मान लेते हैं v प्राइम, इसको v प्राइम मान लेते हैं v। तो ये हो जाएगा v प्राइम अपॉन v और दैट इज इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो v डैश इज इक्वल टू क्या हो गया v। ओके राइट। अब जब ये वापस लौटेगा तो उसी कंडीशन में यहाँ दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये जब टकराने के बाद कोलिजन के बाद जब जाएगा तो एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, QE बाई m, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। तब जो एक्सेलरेशन है वो राइट साइड में ही है। ओके, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड है। तो ये रिटार्डेशन का काम अब करेगा। आफ्टर कोलिजन जो एक्सेलरेशन कोलिजन के पहले एक्सेलरेशन का काम कर रहा था वही एक्सेलरेशन अब रिटार्डेशन का काम करेगा। तो फिर ये वापस सेम पॉइंट पर पहुंचकर रिटार्ड होकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर आकर फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन तो एक्ट कर ही रहा है, एक्सेलरेशन तो 0 नहीं हुआ है, तो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है इसलिए फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद फिर रिटार्डेशन होगा और फिर ये इसी तरह से ये यहाँ पर ऑसिलेट करता रहेगा। पार्टिकल दोनों वॉल के बीच और इस पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसमें 2 टाइम लगेगा। एक तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जब गया था तो टाइम कितना लगा, मान लेते हैं t, टाइम कितना लगा t। ओके, टाइम t लगा, तो रिटर्निंग में भी टाइम कितना लगा t, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2t, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2t। अब t निकालना है, आपको सोचना है कैसे निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन दिया हुआ है
इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u इज इक्वल टू यहाँ 0, ये दिया हुआ है, तब कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो मान ले मोशन फ्रॉम ए टू बी ले रहे हैं, फॉर ए टू बी मोशन, तो टाइम ये होगा v स्क्वायर, तो v रहेगा, v स्क्वायर तो है यहाँ पर, वेलोसिटी v है यहाँ पर, तो वेलोसिटी v तो है, लेकिन u क्या है 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन के रूप में काम कर रहा है अभी ए टू बी मोशन में, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया QE बाई एम इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है d, डिस्टेंस कितना है इनिशियल पोजीशन से लेकर वॉल तक की d है, तो यहाँ से ये v स्क्वायर निकल जाएगा। हाँ, एक चीज़ अभी ध्यान आया कि इसमें टाइम भी इन्वॉल्व है, और टाइम हमें पता लगाना है, तो ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, चलिए अगर नेक्स्ट पेज में आपको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, ये इक्वेशन यूज करें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s कितना है d है, इनिशियल वेलोसिटी u कितना था 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना था QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m इंटू डी बाई QE, ओके। फिर यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 2md अपॉन QE, ओके। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा t इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t, तो t कितना हो जाएगा ये रूट ओवर 2md बाई QE, अगर इस 2 को अंदर ले जाए तो ये 4 बन जाएगा, तो 4 2 जा 8, सो फाइनली टाइम कितना आ जाएगा रूट ओवर 8md बाई QE। अब थोड़ा ऑप्शन में चेक करें किसी ऑप्शन से मैच करता है या नहीं। डिनोमिनेटर में क्या है QE और ऊपर 8md, तो 8md और QE, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। तो टाइम पीरियड कितना निकल गया इसका, ये रहा टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, A small metallic bob of mass m of a simple pendulum of length L is suspended from a silk thread between two parallel charge plates. The electric field intensity E acts vertically downward. If bob is given a charge plus Q, time period of oscillation. इसमें कह रहा है कि जैसा आप जनरल जानते हैं, जैसे आप जनरली जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक बॉब है जिसकी मास m है, ओके। अगर ये ओसिलेट करता है बॉब टू एंड फ्रो मोशन में, तो इसके टाइम पीरियड क्या निकालते हैं हम लोग, आप लोगों को याद होगा रूट t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाई जी, ओके। तो ये सिंपल पेंडुलम को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसमें प्लेस कर दिया है बॉब को, सिंपल पेंडुलम को। तो चीज़ यहाँ पर देखें, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड दिया हुआ है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड दिया है, तो ये अपर प्लेट है, इसको अपर प्लेट मान लें,
वो सब पॉजिटिव चार्ज दिया है और लोअर प्लेट पर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके। तो एक बार फिर बता देते हैं, एक चीज ध्यान रखना अच्छा से। अगर सिंपल पेंडुलम है, ये ओसिलेट कर रहा है, तो इसके टाइम पीरियड आप याद रखें, इनिशियली कितना है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी के जगह पर जी इफेक्टिव कर दें। जी इफेक्टिव का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ओसिलेशन कराने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा ये देखना पड़ेगा हमें, उसके कारण जी की वैल्यू चेंज कर जाएगी। तो मान लेते हैं एनी टाइम पार्टिकल यहाँ है, राइट। तो इसकी एक जी तो पेंडुलम को मान लो हमने इसमें प्लेस कर दिया, ये पेंडुलम है। तो एक्सलेशन क्या क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। एक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ जी, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सलेशन एक्ट करेगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सलेशन क्या हो जाएगा? क्यू ई बाई एम, ओके। तो टोटल जी इफेक्टिव कितना हुआ? जी इफेक्टिव कितना हुआ? जी इफेक्टिव हो जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा जी प्लस क्यू ई बाई एम। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो जी इफेक्टिव कितना हो गया? जी प्लस क्यू ई बाई एम, राइट। इसको थोड़ा और बड़ा दिखा दें एक, तब ये हो गया टाइम पीरियड का इक्वेशन एक। तो अब देखें ऑप्शन, पहले तो हमें देखना है जी प्लस क्यू ई क्या आया है डिनोमिनेटर में, जी प्लस क्यू ई बाई एम। तो यहाँ पर है जी प्लस क्यू ई बाई एम, कब? इफ लोअर प्लेट इज चार्ज पॉजिटिवली, नहीं, हाँ ये तो नहीं होगा। इफ द लोअर प्लेट इज चार्ज नेगेटिवली, यस ये होगा, क्योंकि टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एल लोअर प्लेट इज चार्ज नेगेटिवली, ये प्लस होगा, ये छूट गई है, या एक इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन छूट गया है, सो वो ऑप्शन मैं अपने हाथ से लिख देता हूं। ये 3 है, ये 4th ऑप्शन में लिख रहा हूं। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल वाई जी प्लस क्यू ई बाई एम, इफ लोअर प्लेट
is charged negatively. ओके, अब यहां से देखें, ये माइनस में इसलिए ये करेक्ट नहीं हो सकता, इसको तो पहले ओमिट कर दें हम, ये तो गलत है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि g माइनस क्यू ई बाई एम नहीं है, g प्लस। तो g प्लस वाला दो फैक्टर, दो है, एक थर्ड में और फोर्थ में। फोर्थ में है कि इफ लोअर प्लेट इज चार्ज नेगेटिवली। ओके, तो जब लोअर प्लेट को नेगेटिवली चार्ज किया तब ऑप्शन ये सही है। ओके, अब दो ऑप्शन एक और दिया हुआ है g माइनस क्यू बाई एम, तो इसे भी चेक करके देखते हैं। यहां से देखें आप, अब मान लेते हैं कि अपर प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया गया है और लोअर प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये होगा। ओके, अब इस पेंडुलम को इसमें इंसर्ट कर दिया इस फील्ड में। ओके, तो इसका मैं अलग से ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि अब इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। ये पेंडुलम का बॉब है, एक जी तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा ही जी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवार्ड्स अपवार्ड है, अप डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप डायरेक्शन में है। ओके, तो उसके कारण एक्सेलरेशन किधर को एक्ट करेगा? अपवार्ड डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम, राइट। ये स्मॉल क्यू दिया हुआ है, मैं इसे स्मॉल क्यू कर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? क्यू ई बाई एम हो जाएगा। तो जी ई, हाँ, ये चूंकि ऑसिलेशन कर रहा है। अब सवाल आपके दिमाग में ये आ सकती है कि कौन बड़ा है, ए बड़ा है या जी बड़ा है। अगर एक्सेलरेशन ए बड़ा है तो ये जो है पार्टिकल ऊपर की ओर मूव कर जाएगी और लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है डिक्रीज करती जाएगी, ऊपर की ओर मूव करेगा, स्लैक हो जाएगा, थ्रेड में स्लैक आ जाएगा। अगर ये ऑसिलेशन कर रही है तो जी मस्ट बी ग्रेटर देन क्यू ई बाई एम होना चाहिए। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा इस केस में? सो जी इफेक्टिव अब हो जाएगा जी माइनस क्यू ई बाई एम। तब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू रूट ओवर 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। जी क्या हो गया अब? जी इफेक्टिव जी माइनस क्यू ई बाई एम। ये कब हुआ? जब लोअर प्लेट को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जी माइनस क्यू ई बाई एम और यहाँ भी है जी माइनस क्यू बाई एम। तो लोअर प्लेट इज चार्ज नेगेटिवली, नहीं, ये कब हुआ? जब लोअर प्लेट इज चार्ज पॉजिटिवली, तब ये हुआ। तो आंसर कौन है सही? 1 और 4th आंसर सही है। 1 एंड 4th आंसर सही है। तो 1 एंड 4th आंसर सही है। ओके, तो आंसर 1 एंड 4th वाली ये सही है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, ये होगा। अब आज की क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और चैप्टर देख लिया, समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की क्या बिहेवियर होती है। और भी आगे नेक्स्ट क्लास में और भी आगे इससे बढ़कर सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। हाँ, आप लोग अगर वीडियो पसंद आया है
तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। ओके, और पिछला वीडियो नहीं देखा है उसे भी देखें, बहुत शॉर्ट में और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट देकर एक्सप्लेन किया गया है, और बहुत टिपिकल क्वेश्चन जो एम्स में पूछे जाते हैं वो सब मैंने 6th 5 में सॉल्व किए, 4, 5, 6 लेक्चर में। ओके, बाय बाय।